बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर मजीद, आपका होस्ट बाशऊर पाकिस्तान के साथ। आज हम एक और बाशऊर शख्सियत के साथ मौजूद हैं। हल्का PP 106 के MPA और मावन ख़ुसूसी चीफ मिनिस्टर पंजाब मलिक उमर फ़ारूक साहब हमारे साथ हैं। आज हम उनके साथ इस हवाले से जो है गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके हलके के हवाले से बात करते हैं कि उनकी कंस्टिट्यूंसी में क्या डेवलपमेंट है, उस हवाले से बात करते हैं, उनकी ओवरऑल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हवाले से बात करते हैं। तो सर, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। सो बंडल ऑफ थैंक्स। सो वेलकम। आपको तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। सो प्लीज़ सर, आप अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हवाले से हमें बताइएगा कि आपने जो है पॉलिटिक्स का स्टार्ट कब किया और किस पार्टी से किया, और या कैसे आप मतलब फ़र्स्ट टाइम अपीयर हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं कोई ट्रेडिशनली पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में आया हूँ। और मेरा मकसद ना तो यहाँ पे दो किस्म के सियासतदान मैंने पाकिस्तान में देखे हैं। एक तो वो लोग जो हमेशा पैसा बनाने आते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ावा देने आते हैं, या तो अपने बिज़नेस की प्रोटेक्शन करते हैं या रोटी रोज़ी सियासत से करते हैं। अब मैंने दो ही किस्म के पॉलिटिशियंस मोस्टली देखे हैं। चूँकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ जहाँ हमारी आवाम आज भी अच्छे हॉस्पिटल्स को तरस रही है, अच्छी फैसिलिटी, अच्छे साफ़ पानी पीने को तरस रही है, और अच्छे ग्राउंडों को हमारी यूथ तरस रही है। तो वो इंडिविजुअल प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं, उनके पास सिफारिश नहीं होती, और हम आज तक निगलेक्ट होते आ रहे हैं, मेरा एरिया ख़ास तौर पर। तो जब मैंने बचपन से आंख खोली जिस एरिया में, मैं इस बात को बड़ी सिंपल लेके जाऊंगा, एहसास महरूमियाँ भी थी, प्लस उसमें ये चीज़ें थी कि मेरे साथ इनजस्टिस का मैं शिकार हूँ, हॉस्पिटलिटी का शिकार हूँ, और जो मेरे साथ हुआ मैंने अपने अंदर मिशन बनाया कि दूसरों के साथ ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी जगह पे, जिस भी मैदान पे गए, और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। और इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए हॉस्पिटलिटी का जो एक था कि मेरी वालदा की डेथ हेपेटाइटिस C से हुई है और बर वक्त डायग्नोज नहीं कर पाए, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि उनकी डेथ हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं दूसरों की माँओं को बचाऊँगा तो शायद अपने उस दुख को तस्कीन दे सकूँगा। तो ये वो मेरे मिशन थे जो मुझे पॉलिटिक्स में लेके आए। जो आपको ग्रांट मिली है उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि आपकी डेवलपमेंट जो है वो कहाँ तक पहुँची, और किस किस एरियाज़ में आपने डेवलपमेंट जो है उसको जो है अलॉट करवा ली। देखिए, जिन हालात में हमें हुकूमत मिली है, हमारी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है, मैं समझता हूँ हालात बहुत मुश्किल थे। वो सूबा जो जब चौधरी परवेज़ लाई ने हुकूमत छोड़ी थी पंजाब की, तो 100 बिलियन का सरप्लस का सूबा था। और आज जब इन लोगों ने हुकूमत छोड़ी है, इन लोगों ने 700 से 800 बिलियन का डेफिसिट छोड़ के गए हैं, चेक बाउंस छोड़ के गए हैं। यानी कहाँ सरप्लस और कहाँ खसारे का सूबा हमें देखे गए। अब उन हालात में हुकूमत को संभालना, फिर लास्ट इनके अपने दौरानिए के अंदर इन लोगों ने इतने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए और जिसका तकरीबन पैसा ही नहीं था। बस टोकन मनी दे के 50 करोड़ की स्कीम लाट की, 2 करोड़ टोकन मनी दिया, शुरू हो गई। अब वो वर्डन आ गया हमारी हुकूमत के ऊपर। 1300 बिलियन ऑन गोइंग स्कीमों को चाहिए। अब वो चीज़ें मैंने बताई हैं। एक तो ये मुश्किल हालात हैं, फिर उन मुश्किल हालात में अपने हलके के अंदर चीज़ों को लेके आना, क्योंकि मेरा मिशन था कि जिन चीज़ों पे आया हूँ कि हॉस्पिटल भी चाहिए, मॉडल विलेज भी चाहिए, बहुत सी ऐसी हमें वो बेसिक सहूलियत चाहिए जो हमारी ज़रूरियत है, जिनके लिए हमारी आवाम धक्के खाती आगे समुंदरी या फैसलाबाद में पूरा दिन लगा के। तो ये मेरे मिशन थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से हमने हॉस्पिटल THQ इनिशिएट करवा दिया, एग्जीक्यूट हो गया, जो बन रहा है। मॉडल विलेज का जो मेरा ख्वाब था, एक सिटी का, डिस्कोट को एक शहर बनाना, वो शहर की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मैं गामज़न हूँ। उसका तकरीबन आलमोस्ट डिस्कोट का 43 करोड़ का एक मंसूबा सीवरेज का, उसका एक रिंग रोड बनाने जा रहा हूँ, उसका तकरीबन 22 करोड़ का एक अलग मंसूबा है, वो भी डिस्कोट के लिए है। और तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए के
और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो डिस्कोट में हो रहे हैं, जो हल्के में हैं। हल्के में तकरीबन 20 से 30 करोड़ रुपया मैं हल्के में मुख्तलिफ विलेज में लगा चुका हूँ। और अभी तक बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। ऐसे ही देखें, नादरा ऑफिस 11/22 लाइसेंस, जो ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं। और जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स का जिम्नेजियम, फिर मैं आगे तहसील हेडक्वार्टर बनाने जा रहा हूँ स्पोर्ट्स के लिए। ये इंशाल्लाह ये वो काम है। फिर मेरा BS ऑनर कॉलेज के लिए डिस्कोट में बॉयज़ कॉलेज नहीं है, वो भी बनना चाहिए। फिर मेरा ख्वाब है कि वहाँ पे एक इंडस्ट्री जोन बनना चाहिए, मार्केट कमेटी, सब्ज़ी मंडी बननी चाहिए, क्योंकि मेरा हल्का बड़ी वहाँ पे पॉवर्टी की इतनी ज़्यादा मैं समझता हूँ एवरेज है ना, कि आप जितनी कहेंगे कम है। मैं पहले जब इलेक्शन लड़ा मैं सोचता था 70% लोग गरीब हैं। जब मैंने तहसील बनाने के लिए एक डेमोग्राफिक बनाया तो उसमें 95% लोग गरीब आए हैं। तो ये वो मेरा मिशन है कि मेरे हल्के के लिए, और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं लाहौर में होता हूँ, पंजाब से मुख्तलिफ शहरों से लोग आए होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम हर बंदे की मैं हेल्प करूं जितनी मैं कर सकता हूं। इस हवाले से ये है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे अगर आप वहाँ पर जो है लोगों को फैसिलिटेट करेंगे तो लोग आपको नेक्स्ट इलेक्शन में भी आपको वोट करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि मोस्टली देहातों में आप काम करवा रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस हवाले से ये है कि समुंदरी से फैसलाबाद तक का जो रोड है, जो बेसिकली फैसलाबाद से डिजकोट तक का जो रोड है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी कब तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? मुझे उम्मीद है इस साल वो कंप्लीट होगा। इस 3 पार्ट में है। एक तो रोशन वाला तक, जो फैसलाबाद से जा रहा है रोशन वाला तक है, वो तकरीबन 18 से 20 करोड़ का वो मनसूबा, वो भी अभी टोकन मनी से वो शुरू हो जाएगा, जो कि वो हाई वाले बनाए। आगे आएगा 28 करोड़ का MNR के पास था, वो पहले हम टेंडर 2019 में करवा चुके थे, उसका काम शुरू है। और मेरी कोशिश है कि ये साल में कंप्लीट किया जाए MNR, क्योंकि लोगों से टोल कलेक्ट किया जाता है, रेवेन्यू जनरेट करता है ये रोड। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है कि हम लोगों को ख़राब रोड दें उनकी गाड़ियाँ टूटने के लिए। देखें, मैं लोगों की उन जज्बात को भी समझता हूँ। ये रोड बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग यहाँ पे पे करते हैं, रोड पे ड्राइव करने का पे करते हैं। तो रोड अगर हम लोग सही नहीं दे सकते तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये रोड जल्दी से जल्दी बने। और उससे आगे मॉडल टाउन तक वो ये MNR, उससे आगे मैंने इनिशिएट करवा दिया हाईवे वालों की तरफ से, वो तकरीबन 28 करोड़ का मनसूबा है। डिस्कोट में अब हम लोग एक यू टर्न जो 12 फुट का बनाने जा रहे हैं, लाइक चौक होगा, क्योंकि वहाँ पर जगह कम थी राइट लेफ्ट में, तो इसलिए हम लोगों ने वो 12 फुट का एक दे के ना, जिसमें यू टर्न एक लाइक चौक होगा ताकि डिस्कोट लगे कि शहर है। तो इस तरीके से वो मैं तब्दीली लेके आ रहा हूँ। ओके, आप जो उस्मान बज़दार साहब के जो है मुआविन ख़ुसूसी हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स आप उनको प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनकी जो है पॉलिटिक्स को या ओवरऑल आप उनको किस तरीके से डिफेंड करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो उस्मान बज़दार साहब के खिलाफ बात करते हैं, तो आप उनको किस हवाले से किस तरह डिफेंड करेंगे? जी, मैं आपके व्यूवर से डायरेक्टली बात करता हूँ। पंजाब की आवाम को देखें, पंजाब मैं इस बात से कुछ चीज़ों से मैं एग्री भी हूँ, ठीक है। शायद कुछ ऐसे इनिशिएटिव होंगे जिनमें हमारी हुकूमत ने शायद डिले किया। मैं हमेशा सच्ची बात करता हूँ और गलत चीज़ों को मैं डिफेंड नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको यकीन दिलाता हूँ और ये ज़रूर कहता हूँ कि उस्मान बज़दार एक शरीफ नफ्स इंसान है और उसके अंदर वो ड्रामा करने की और वो झूठी पॉलिटिक्स करने की उसकी आदत नहीं है। लेकिन जैसे मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मुझसे भी ज़्यादा सीनियर हैं, जो कैबिनेट का हिस्सा हैं, और मैं समझता हूँ कि CM साहब सबकी मावनत लेते हैं और सबकी एडवाइस पे रह के चलते हैं और ओवरऑल उनका विज़न जो क्लियर है। और देखें, जो हालात जनूबी पंजाब के हुए थे, अब सेंट्रल पंजाब भी उन्हीं हालात की तरफ जा रहा है। हालात यहाँ भी बेहतर नहीं है, रोड्स की कंस्ट्रक्शन, लेकिन लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि रोड हमारी हुकूमत में नहीं टूटे, ये हमारे खाते पड़ गए हैं। ये 2008 तक रोड बने थे काफ लीग के दौर में, जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, रोड तब बने थे। क्या ये मुस्लिम लीग नून वालों ने पंजाब के रोड नहीं बनाए थे? और 7-8 साल इनके रोडों के निकल गए, 10 साल इन्होंने हुकूमत करके पंजाब में गए। 2016 में या 17 में गालबन, मैं शायद इसमें गलत हूँ, इन्होंने एक MNR का डिपार्टमेंट शुरू किया, हाईवे से MNR को अलहदा किया कि रोडों की मरम्मत के लिए। उसको 30 अरब हर साल चाहिए रिहैबिलिटेशन की मद में, रोडों की रिपेयरिंग के लिए। लेकिन क्या
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उनको 30 अरब दिए गए, रिकॉर्ड निकाल के आप खुद चेक कर लें। लेकिन चूंकि जब आगे से इलेक्शन आ गए, हमारी हुकूमत, ये 2017 से रोड टूटने शुरू हुए हैं, समुद्री रोड भी 2017 से टूटना शुरू हुआ है। 2018 में जाके इलेक्शन होते हैं, बजट ऑलरेडी पिछली हुकूमत जो केयर टेकर हुकूमत थी वो करके गई होती है। हमें तो टूटा फूटा बजट मिलता है, टूटा फूटा पंजाब मिलता है और कर्जई पंजाब मिलता है, जिनके चेक बाउंस हुए थे वो पंजाब हमें मिलता है। तो वो साल तो हमारा ज़ाया चला गया। 2019 में आ जाएं, अब 2018 के एंड में स्टार्ट में जाके बारिशें शुरू हो जाती हैं। 2019 में बहुत बारिशें होती हैं पंजाब के अंदर। मोस्टली वो रोड जो 2017 में टूटना शुरू हुए थे, टूटे थे, 2019 में जाके उनका बिल्कुल ही बड़ा गर्क हो गया। बारिश की वजह से सारे रोडों का बुरा हाल हो गया और हमें इतना क्रिटिसिज्म हुआ, इतना लोग कार्टून बनाते थे, ख़ास तौर पर समुद्री रोड की मैं बात कर लेता हूँ। अभी भी हालात जंग रोड के भी ख़राब है, मोस्टली रोडों के ख़राब है। तो क्या ये हमारी हुकूमत के अंदर रोड टूटे हैं? क्या हमने रोड बनाए थे? क्या ये रोड बने थे आज से 10-12 साल पहले? तो इन नून लीग वालों ने भी उस डिपार्टमेंट को 30 अरब नहीं दिए। अगर दिए होते ना 2017 में भी, तो आज रोडों की ये हालात ना होते। मलिक साहब, इस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपके जो है नेक्स्ट 2 इयर्स बाकी रह गए हैं। अगर आपको डेवलपमेंट फंड्स जारी नहीं होते तो नेक्स्ट आपके लिए अवाम में जाना आपके लिए बहुत मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से आप चीफ मिनिस्टर साहब से को क्या सजेस्ट करते हैं डेवलपमेंट के फंड्स के हवाले से कि कैसे एलोकेशन होनी चाहिए, और वो रोड जो टूटे फूटे हैं 2 साल के अंदर अंदर रोड जो हैं काफ़ी टूटे हुए हैं, तो उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी और वो कैसे मतलब पाए तकमील तक पहुँचेंगे? अच्छा, असल में ना मैं आपको बताऊँ बात पता क्या है, जब कौमों का एक इमेज सेट होता है ना पूरी दुनिया में, तो कौमों को भी कुछ तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। अब जिस विज़न के ऊपर खान साहब चल रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल की और इंटरनेशनल दुनिया में अब चेक करें इमेज आज पाकिस्तान का कहाँ पे है। इंटरनल हमें मुश्किलात का सामना है, उसकी कुछ रीज़न्स हैं। उसके रीज़न्स ये हैं, ये जो माफिया गाहे बगाहे 20 से 30 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है, ये वो लोग जो 10-10 साल पहले उनको पूछा जाए कि उनके पास फूटी कौड़ी थी, क्या वो लोग मोटरसाइकिल पे सफ़र नहीं करते थे? आज उनके पास बताएं ZX V8 कोठियाँ बंगले पंप कहाँ से आए हैं? वो बताएं उन्होंने कौन सा बिजनेस किया है? भाई मुल्क तो नीचे गया है। अगर तो लास्ट 10 साल में ये लोग हुकूमत करके गए हैं, अगर तो यहाँ दूध की नहरें बह रही होती, हमने आगे बंद करवा दी हैं। अगर वहाँ तक तो मैं समझता हूँ बड़ी मेट्रो ट्रेनें और सारा कुछ सब अच्छा चल रहा था, तो इसका मतलब है हमने आगे बंद करवा दिया, तो हम गुनहगार हैं। लेकिन ये क्या करके गए हैं? ये तो बेड़ा गर्क करके गए हैं। और अगर आज हमने इन चीज़ों को बेहतर करना है तो खुदारा कौम को भी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, हमें भी अपने वो एक्स्ट्रा चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अब हमारी कौम का हाल, मैं सच्ची बात करूँगा, मेरी बात सुने। यहाँ शुगर महंगी होती है तो हम लोग ब्लैक से शुगर ख़रीदते हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट नहीं है? क्या कौम शुगर छोड़ दे ना? इन लोगों को, इन ब्लैक मेलरों को, इन माफियाज को हम लोग जूती की नोक पे रखें कि हम लोगों ने कुछ नहीं करना, हम लोगों ने शुगर छोड़ दी। मैं देखता हूँ किस दिन ये नीचे आते हैं। हमारी हर वो चीज़ जो ब्लैक होती है, हर वो चीज़ जो स्टॉक होती है, वही हम ब्लैक में ख़रीदते हैं। तो ये हमें उस माफिया का सामना है। एज ए कौम हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हम लोगों ने अपने मुल्क के अंदर बेहतरी लेके आनी है? तो क्या बेहतरी ऐसे नहीं आती? कौमों में रेवोल्यूशन ऐसे नहीं आते। हर बंदे को कुछ ना कुछ सहना पड़ता है, हर बंदे को कुछ ना कुछ तकलीफ उठानी पड़ती है। कोई बंदा यहाँ तकलीफ उठाने के लिए तैयार तो है नहीं। तो बेसिकली इमरान खान को माफिया का सामना है, तो आप क्या समझते हैं कि माफिया को वो किस तरीके से टैकल कर सकते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब को बहुत सारे हर्डल्स हैं, तो उन हर्डल्स को कैसे अचीव किया जा सकता है? मेरी भाई बात सुने, कौम को इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़ेगा और कौम को टाइम देना पड़ेगा कि खान साहब हम आपके साथ हैं, कुछ करके दिखाएं। यहाँ तो डेली नए चैलेंजेस आ रहे हैं, यहाँ डेली नए ड्रामे हो रहे हैं, लोग वाह 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 कर रहे हैं। अगर गिलानी साहब को खरीदे हुए वोट पड़े हैं, करप्शन से पैसे कुछ लोगों ने लिए होंगे, खान साहब ने कहा बिके थे बंदे MNA, तो भाई इस कल्चर को ख़त्म करना होगा, इसको क्रिटिसिज्म करें, इसको हम लोग इसको एक्सपोज करें उन लोगों को। ये सिस्टम नहीं चलेगा। क्या कहते हैं जी, एक जरदारी सब पे बारी, इसलिए कि वो पैसा देता है, इसलिए कि वो पैसा देता है। और वो जो लोग ये लोग बात करते हैं कि टिकटें चली हैं जी, मरियम नवाज ने कहा टिकटें चली हैं, ठीक है,
तो ये किस चीज़ के शामियाने बजा रहे, मुझे बताएं। क्या दूध की नहरें बहती, क्या इन लोगों ने लंदन में फ्लैट नहीं बनाए, क्या यहाँ टीटीए नहीं लगी, क्या सॉलिड केसेस नहीं थे? हमारी हुकूमत तो मुजरमों को पकड़ भी रही है, लेकिन हमारी आला अदलिया में उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि वहाँ पे जाके क्या होता है। आई डोंट नो कि उसके ऊपर तो मैं कमेंट्स भी नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या इंसाफ का क्या मेयार है। मलिक साहब, बेसिकली अभी 16 अरकान ने सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, तो अभी वही 16 जिन्होंने आज भी इमरान खान साहब को दोबारा फिर जो है इलेक्ट के जो है वोट दिया है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि वो वही लोग जो कि पहले 16 उनके साथ थे, अब वही 16 दोबारा फिर इमरान खान साहब के साथ आ गए? ये तो फिर मतलब ब्लैकमेलिंग वाला एलिमेंट आ सकता है ना, मतलब इमरान खान साहब ने कल उनको लेटर्स लिखे, सुनने में आया है। नहीं, ये ब्लैकमेलिंग नहीं, ये तो बाई लाज उन्होंने लेटर लिखा ना, ओपन लेटर लिखा ना, किसी को ये तो नहीं कहा ना, ठीक है। लेकिन मैं आज़ाद पार्टी में आया हूँ ना, मुझे यकीन है इमरान खान सच्चा आदमी है, ठीक है, और मैं इंशाल्लाह इमरान साहब के साथ खड़ा रहूँगा, आखिरी दम तक हम लोग खड़े रहेंगे कि क्या खान साहब एक सच्चे आदमी है, मैं समझता हूँ दर्द दिल रखते हैं और मुल्क को वो तब्दील करेंगे, लेकिन अवाम को उन्हें टाइम देना पड़ेगा। मैं आज़ाद जीता हूँ, मुझे अवाम का बहुत क्रिटिसिज्म का सामना है, मेरे हलके में लोग बहुत सी उम्मीदें मुझसे रखते हैं, मुझसे वो रखते हैं कि मैं नौकरियाँ भी लेके दूंगा, मुझसे बहुत कुछ उम्मीदें रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा, उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं आ रहा। लेकिन क्या फिर मैं क्या करूँ, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट? नहीं यार, मुझे पता है मैं सिस्टम के अंदर रहता हूँ। IMF का आपने कर्जा देना है, आपने दुनिया के पैसे देने हैं, आप कर्जा लेके यहाँ पे मुल्क चला रहे थे, तो अगर एज ए कौम, एज ए नेशन हमने अपना मोराल बुलंद करना है तो हमें थोड़ी सी तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी। कहाँ गए ये दौर उनके, वो कहते थे कि कर्जा तारो मुल्क सवारो, कहाँ गए वो जो पैसे थे? ये लोगों की ये बातें करेंगे ना तो बहुत सी बातें हैं, खुदा रहा ये लोग इस कौम को उल्लू बना रहे हैं और इन लोगों का पर्सनल एजेंडा है, इन्होंने अब्बू की करप्शन बचानी है और इनका कोई चक्कर नहीं है। खुदा रहा आंखें खोले, हर वो बंदा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखता है, PTI से तल्लक रखता है, किसी भी जमात से तल्लक रखता है, मैं सब जमातों से इल्तमास करता हूँ, खान साहब को 5 साल मैंडेट दिया ना अवाम ने, 5 साल आप वेट करें, आप देखें, काम करने दें, ऐसा मत करें। ये लोग तो लाते खींच रहे हैं, ना तो अपना एहतसाब का अमल पूरा होने दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। तो इन वो लोग जो आप ब्लैकमेल, खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इवन दो कि वो उनके पार्टी का हिस्सा है, तो आप उनको कैसे समझते हैं कि वो कैसे उनको फिर डील करेंगे? फॉर एग्जांपल वही लोग जो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, खान पार्टी का हिस्सा मैं बताऊँ आपको, खान साहब पहले भी 20 MPs ने जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया था सेनेटर्स को लास्ट असम्बली में, उन्होंने 20 MPs निकाल दिए थे, ठीक है। तो सर्कमस्टांसेस जो बने हुए हैं ना, उनमें रहते हुए मुझे उम्मीद है कि खान साहब के पास सारी जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी और इंशाअल्लाह आई होप कि वो जो भी करेंगे वो बेहतर करेंगे। और वो दबंग बंदे हैं और हमेशा आपने देखा है कि वो उनके जो फ़ैसले वो फ़ैसले बोलते हैं, दबंग फ़ैसले किए। उन्होंने कहा नहीं कि मुझे हुकूमत में रहने का कोई शौक़ नहीं, अगर अवाम या नुमाइंदगा नहीं चाहेंगे तो मैं बाहर आऊँगा, मैं फिर अवाम इकट्ठी करूँगा। तो भाई ये तो सफ़र अब शुरू हुआ है, इसका तो रिज़ल्ट आज नहीं निकलेगा, 2 साल में नहीं निकलेगा, इसको 10-20 साल लगेंगे इन चीज़ों को बेहतर होते हुए। माशाल्लाह, आप जो है अपने हलके से जो है इलेक्ट हुए हैं, वहाँ से प्रॉपर आपका बहुत सारे भारी वोट आपको मिला, आपने वहाँ आप मैं समझता हूँ कि आपका जो एरिया है, जो इलाका है, वो काफ़ी हद तक जो है विलेजेस पर मुश्तमिल है। तो आप कैसे उनको शऊर देंगे, मतलब कैसे शऊर प्रोवाइड करेंगे और कैसे उनको मतलब अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं उनको? यार मेरी बात सुने, जो गाँव के लोग हैं ना बेचारे, अब तो गाँव में भी बड़ा शऊर आ गया है, लेकिन शायद गाँव वाले जो लोग हैं ना उनमें बर्दाश्त ज़्यादा है। मैं ये आपको सही कहता हूँ, गाँव वालों में पेशेंस ज़्यादा होता है। यहाँ जो शहरों में रहते हैं ना, यहाँ शहरों में जंगल होता है, कोई किसी को नहीं पूछता क्या हो रहा है, कोई हमसाया भूखा है तो शायद कम ही लोग पूछते हो कि हमसाए में कौन रहता है। तो शहरों में ज़रा ना, शहरों की ज़िंदगी में और गांव की जो हमारे रूरल एरिया की ज़िंदगी है उसमें फ़र्क है, क्योंकि हर बंदे को पता होता है ये फ़लाँ किसका है, ये चौरी अनवर वहाँ पे रहता है, ये फ़लाँ वहाँ पे रहता है, फ़लाँ वहाँ पे रहता है, तो ये फ़र्क होता है। तो ये यहाँ शहरों में कोई पता नहीं चलता। तो हम लोग गांव में ख़ास तौर पर मिलजुल कर रहते हैं। मुझे नहीं लगता किसी गांव में कोई बंदा भूखा भी सोता होगा। इंशाल्लाह मैं अपने हलके की हद तक मैं इंशाल्लाह
आपको इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि मेरी आवाम इंशाल्लाह मेरे साथ है और हुकूमत के साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह हम लोग फेस करेंगे, हर उस चीज़ को फेस करना भी चाहिए। और वो लोग समझते हैं रियलिटी क्या है। हालात मुश्किल हैं, लेकिन मुश्किल हालात में अपने आप को बेहतर कारकर्दगी के म्यार पे लेके जाना ही असल कामयाबी होती है। आसान हालात में तो हर बंदा काम कर लेगा जी, आसान हालात है जी, पैसा है, काम किया। तो मुश्किल हालात में रह के कामयाब करना ही असल तो वही है, असल तो वही है कि मुश्किल हालात में काम करके दिखाएं। और आपकी कारकर्दगी का असल जो आपको पता लगता है, अवाम को पता लगता है, मुश्किल हालात में ही पता लगता है। हमारे शऊर टीवी के जो व्यूअर्स हैं, जो हम नाजरीन हैं, आप उनको जो है शऊरी पैगाम जो देना चाहें तो प्लीज़। मैं सब ख़ास तौर पर देखें, ये फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, वेब चैनल है, मोस्टली शायद यूथ या स्पेशली जो यंगर्स हैं वो देखते होंगे। मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ये आप लोग पेशेंस से, सब्र से, अल्लाह के ऊपर यकीन रख के इंशाअल्लाह कि ये मुल्क एक दिन ज़रूर बदलेगा, ठीक है। और मेरा यकीन है कि एक दिन मुल्क बदल जाएगा, लेकिन हमें इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब हमें एक अच्छी मंजिल मिलेगी। कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो मुश्किलात को फेस ना करें, क्योंकि मेरा यकीन है कि हमने अब ये मिशन बनाना है कि मुल्क को बदलना है। अगर मुल्क को बदलना है तो हर चीज़ हमने बर्दाश्त करनी है, हमने पेशेंस से, सब्र से स्टैंड करना है पाकिस्तान के साथ। और एक दिन आएगा कि ये मुल्क उन इंटरनेशनल मुल्कों की सफ़ में खड़ा हो जाएगा जहां मुल्कों की तकदीर बदलती है। क्योंकि बाबा हज़रत सूफ़ी बरकत साहब, अल्लाह उनको अजर अज़ीम दे, उन्होंने उनके आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कह दी थी कि अल्लाह से दुआ की है एक दिन ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ दुनिया मिलाएगी और ना में ना मिलाएगी। तो इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा, लेकिन उसके लिए हमें मैं समझता हूँ बड़े कठिन मराहल तय करने हैं। हमें माफिया से जान छुड़ानी पड़ेगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा, कोई भी मंजिल आप हासिल कर सकते हैं एहसास से, मेहनत से, यकीन से, स्टैंड विद राइट से, और हर एग्ज़ाम सह के आप इंशाअल्लाह हर वो मंजिल हासिल कर सकते हैं। कोई मंजिल बड़ी नहीं होती, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, हर मंजिल छोटी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।